हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्दीप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर सिस्टम के जेबी गुप्ता का सलूशन करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे हम डेली इसका अपडेट डालते रहेंगे। अगर आप लोग जेबी गुप्ता का सलूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। एक एक क्वेश्चन पर अच्छे से डिस्कशन होगा और उसका आंसर भी बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, द ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड। ऑप्शन ए जनरेटिंग स्टेशन टू ए स्विचिंग स्टेशन ट्रांसफार्मर स्टेशन। ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन टू सर्विस ट्रांसफार्मर बैंक्स। ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू कंज्यूमर। ऑप्शन डी सर्विस पॉइंट टू कंज्यूमर परमिस। दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा जनरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन वो होता है जो जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर से कुछ दूरी पर सब स्टेशन होता है, उस वहाँ तक की जो लाइन होती है वो ट्रांसमिशन लाइन में आती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई जनरेटिंग स्टेशन है, ये हमारा कोई जनरेटिंग स्टेशन है और उसके बाद फिर ये जनरेटिंग स्टेशन है और ये सब स्टेशन है। फिर यहाँ से सप्लाई आता है गांव में, फिर यहाँ से जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर यहाँ से सर्विस मेंस में। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमारा होता है यही होता है ट्रांसमिशन लाइन का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन सही है, जनरेटिंग स्टेशन टू ए स्विचिंग स्टेशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। 3-phase 4-wire सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर। 3-phase 4-wire सिस्टम कॉमनली कहाँ पे यूज किया जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी प्राइमरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी सेकेंडरी ट्रांसमिशन। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारे रेजिडेंशियल सप्लाई होती है वो 3-phase 4-wire सिस्टम होती है। 3-phase 4-wire, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारा 3 वायर होते हैं, इसमें कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है। लेकिन हमें गांव में सप्लाई देने के लिए न्यूट्रल वायर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर लगाते हैं। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को स्टेप डाउन करके फिर गांव में सप्लाई भेजा जाता है और यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट ले लिए आर वाई बी और ये एन हो गया। इस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 3-phase 4-wire होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3-phase पावर सिस्टम इज गिवन एज। तो हमारा जो रेटेड वोल्टेज होता है 3-phase सिस्टम का वो लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज होता है। तो इसको जान लीजिए, लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज। ऑप्शन सी इसका सही है। बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। इनमें से कौन सा जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 9.9 kV जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाई पावर टू। ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर किसको पावर सप्लाई करता है, क्वेश्चन का ये मतलब है। ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ऑप्शन बी सर्विस मेंस, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र हमारा 3 भागों में बटा होता है। पहला फीडर होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर होता है और तीसरा होता है सर्विस मेंस। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि फीडर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और सर्विस मेंस क्या होता है। जो स्विचिंग स्टेशन अभी हमने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो स्विचिंग स्टेशन से जो हमारे गांव के पास में ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आती है वो फीडर होता है। ये मान लीजिए स्विचिंग स्टेशन है, यहाँ से
सब स्टेशन से जो सप्लाई आई ये ट्रांसफार्मर में आ गई, जो डेल्टा स्टार का ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये हमारा फीडर हो गया। फिर यहाँ से गांव में लाइट जाती है या फिर कॉलोनियों में लाइट जाती है, यहाँ से पोल टू पोल जाती है, तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। फिर यहाँ से हम पोल से जो कनेक्शन लेते हैं घर में, ये हमारा घर हो गया, हाउस। यहाँ ये सर्विस मेंस हो गया। दोस्तों हम फीडर जो होता है ना, इसको करंट कैपेसिटी के आधार पर डिज़ाइन करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को हम डिज़ाइन करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग। अभी इस पर क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से हम कोई भी फीडर में टाइपिंग नहीं कर सकते, ना ही हम सर्विस मेंस में कोई टाइपिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है इसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ द फीडर सप्लाई पावर टू, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर पावर सप्लाई कहाँ पे करता है, तो सीधा दोस्तों ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटर में करता है, जैसे अभी मैंने बताया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मैंने बताया कि फीडर करंट कैपेसिटी पे डिजाइन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप पे डिजाइन किया जाता है, कि इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो सी, ऑप्शन सी इसका सही है। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय अंडरग्राउंड सिस्टम इज सुपीरियर टू ओवरहेड सिस्टम रिस्पेक्ट। तो कह रहा है कि अंडरग्राउंड सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम में, अंडरग्राउंड सिस्टम के अपेक्षा ओवरहेड सिस्टम में क्या होता है, तो अपीयरेंस एंड पब्लिक सेफ्टी सही है, मेंटेनेंस कॉस्ट सही है, फ्रीक्वेंसी या फॉल्ट, पावर फेल्योर एंड एक्सीडेंट सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की। द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ओवर ओवरहेड सिस्टम, कह रहा है अंडरग्राउंड सिस्टम पे ओवरहेड सिस्टम के अपेक्षा क्या ज़्यादा पड़ता है, तो जो होता है इसका अंडरग्राउंड सिस्टम में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी हैवी इनिशियल कॉस्ट होती है दोस्तों, इसलिए हम इसका प्रयोग कम से कम करते हैं। और ये लगभग ओवरहेड ट्रांसमिशन या ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में लगभग 15 गुना ज़्यादा कॉस्ट लगती है। जैसे हम कह दें कि इसमें 5 रुपये, ओवरहेड सिस्टम में 5 रुपये लग रहे हैं, तो इसमें 15 से गुणा कर देंगे तो उतने ही सिस्टम को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे कितने लगेंगे, 15 पचे 75 रुपये। इसलिए हम ओवरहेड सिस्टम को ज़्यादा देते हैं वरीयता, क्योंकि पैसा कम लगता है, इसीलिए हर जगह ज़्यादातर ओवरहेड सिस्टम देखने को मिलता है। और अंडरग्राउंड सिस्टम की रिलायबिलिटी अधिक होती है, सर्ज प्रॉब्लम भी नहीं होती है, और फॉल्ट लेवल भी ज़्यादा नहीं होता है। ओवरहेड सिस्टम में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। केवल बस इसमें एक ही लॉसेज है कि हैवी इनिशियल कॉस्ट होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर सिटियों में होता है, बाहर विदेशों में ये बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द मेन ड्रॉबैक ऑफ ओवरहेड सिस्टम ओवर अंडरग्राउंड सिस्टम, अब कह रहा है कि अंडरग्राउंड सिस्टम पे ओवरहेड सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन ए है अंडरग्राउंड सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल देन ओवरहेड सिस्टम, हायर चार्जिंग करंट, सर्ज प्रॉब्लम, हाई इनिशियल कॉस्ट। तो अभी बताया मैंने कि सर्ज प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ओवरहेड सिस्टम में होती है, सर्ज प्रॉब्लम, तो आंसर सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बाई इंक्रीजिंग ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच कीपिंग द लाइन लॉस। तो जानते हैं दोस्तों कि इसका जो होता है हमारा P बराबर PI cos फाई, I बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर निकालेंगे तो हम P/V cos फाई। अब आगे चलते हैं।
आगे हमने क्या निकाला था समीकरण, आई बराबर पी अपान भी कॉस फाई। अब अगर हम p बराबर निकालते हैं दोस्तों तो होता है आई स्क्वायर आर, आर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, आई को हम कांस्टेंट मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p बराबर आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे। तो जब आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो p स्क्वायर को रख देंगे, भी स्क्वायर हो जाएगा और ये कास फाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आई जो होता है हमारा भी कॉस फाई, जब आई हमारा स्क्वायर में घटेगा तो वोल्टेज हमारा 1/, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इसलिए 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इफ अमाउंट ऑफ power is to be transmitted over certain length with the power loss it can be set to the volume of conductor। तो इसका सीधा सा भी आपको ऑप्शन बताएं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, बी ऑप्शन सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें क्या होता है, ये जो सेम वोल्टेज ड्रॉप कह रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाता है और हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो इसमें कह रहा है रिड्यूस द एक्स क्रॉस सेक्शन ऑफ द बाई एन टाइम, इंक्रीज द एक्स क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाई एन टाइम। रिड्यूस तो मैंने अभी बताया कि 1/x² में होता है, लेकिन यहाँ पे जब सेम वोल्टेज ड्रॉप कह देगा तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाई n टाइम्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर यूज्ड प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन सी सही होगा, 1/e²। बात करते हैं 15 नंबर की। द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड एन AC ट्रांसमिशन लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अभी मैंने बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वोल्टेज के होगा और पावर फैक्टर के होगा, तो ऑप्शन डी सही है, बोथ बी एंड सी। इम्प्रूविंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ स्टेशन इक्विपमेंट, इंक्रीज लॉस इन लाइन, रिड्यूस करंट ऑफ ए गिवन आउटपुट। तो जानते हैं जब ये ऐसे होता है 1/cos फाई, तो जब हमारा करंट की वैल्यू घटेगी तो cos फाई बढ़ेगा, तो रिड्यूस करंट की वैल्यू घटेगी तो cos फाई बढ़ेगा। तो इस तरह ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो फॉर ए अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिटेड ओवर सर्टेन डिस्टेंस विथ फिक्स पावर लॉस द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो ऑप्शन सी, अभी मैंने इसको बताया था, ऑप्शन सी सही है 17 नंबर का ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं 18 नंबर। फॉर द सेम कंडक्टर लेंथ, सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम लॉसेज एंड सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, विच सिस्टम रिक्वायर मिनिमम एरिया। दोस्तों ऑप्शन डी 3 वायर, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 3 वायर, जब सब कुछ सेम हो, पावर वोल्टेज करेंट, तो जो हमारा होगा डी वाला सही होगा, ऑप्शन 3 वायर डी सी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रिपेयर फॉर गुड इफिशियंसी एंड हाई इकोनॉमी। तो हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा 3 फेज 4 वायर यूज होता है और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी यही होता है, तो ऑप्शन डी इसका यही सही है, ऑप्शन डी 19 का डी सही है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20। द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रेशियो ऑफ 220 kV अंडरग्राउंड केबल ट्रांसमिशन ऑफ 220 kV ओवरहेड ट्रांसमिशन। अभी मैंने बताया था, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपसे कि जो ओवरहेड सिस्टम है उसमें जो कॉस्ट है उसका वो
अंडरग्राउंड सिस्टम का क्या होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम का 1/15 गुना होता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, लगभग होता है, तो उसके नियरेस्ट जो होगा वही सही होगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन 13 वाला सही है। विद द सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एसी सिस्टम 0.4 फैक्टर विल बी मोर कॉपर कंपेरिजन टू डीसी टू वायर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21, सिंगल फेज 2 वायर, सिंगल फेज 3 वायर, 3 वायर, 4 वायर न्यूट्रल। अभी मैंने बताया था इसका डी ऑप्शन सही है कि इसका डी। बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेज। ऑप्शन बी रिडक्शन इन टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्रीज इन सिस्टम रिलायबिलिटी, नन ऑफ द एबव। दोस्तों हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा करंट की वैल्यू उतना कम होगी, और करंट की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो करंट के थ्रू होने वाले लॉसेज हैं वो कम से कम होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं 66 kV 23 नंबर क्वेश्चन की। 66 kV इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर। 66 kV का जो पावर है वो कितने तक ट्रांसमिट। कुछ डेटा आपको हम बताते हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। जैसे 15 से 30 किलोमीटर होगा तो हम 11 kV तक कर सकते हैं। 30 से 60 होगा तो हम 33 kV तक कर सकते हैं। और अगर 60 से 100 होगा तो हम 66 kV तक कर सकते हैं। 60 से 100 हम 66 kV तक कर सकते हैं। और 100 से 200 तक, 100 से 200 किलोमीटर तक हम करेंगे 132 kV। और बात करते हैं 200 से 300 तक तो 220 kV। 200 से 300 तक 220 kV, 220 kV। और 300 से 400 तक, 300 से 400 तक हम करेंगे 400 kV। 300 से 400 किलोमीटर अगर हमारी डिस्टेंस है तो उसमें हम 400 kV वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप 60 किलोमीटर। 66 kV है तो 60 किलोमीटर ऑप्शन बी हो जाएगा। इफ 3 मेगावाट पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर द डिजायरेबल ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज विल बी। दोस्तों इसको निकालने के इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके 3 फार्मूले होते हैं, मैं तीनों आपको बता दे रहा हूँ। जैसे चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। जो वोल्टेज निकालना है kV इज इक्वल टू 0.5 रूट में किलोमीटर अपॉन 1.61 प्लस के, इधर लिख दे रहे हैं प्लस के होता है KVA अपॉन 50। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला हमारा है इसी किलोमीटर अपॉन 1.61 में जोड़ देते हैं किलोवाट, किलोवाट अपॉन 100 कर देते हैं। आप ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला इसी किलोमीटर, इसी में आगे हम जोड़ देते हैं, प्लस के आगे ही जोड़ देते हैं 3p अपॉन 100। ये 3 क्वेश्चन होते हैं। अब हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये लगेगा किलोवाट पे, किलोवाट अपॉन 100 पे। तो चलिए फार्मूला मिटा के इसको हम कैलकुलेट करते हैं। के भी निकालना है 5.5,
हम देख रहे हैं कि हमारा जो 30 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर पे 30 किलोमीटर लिख देंगे अपान 1.61 प्लस 3 मेगावाट दिया है तो 3 मेगावाट को किलोवाट में बदलेंगे, क्योंकि फार्मूले में किलोवाट था। तो 3 मेगावाट को किलोवाट में 3 मेगावाट बराबर किलोवाट में बदलेंगे तो हो जाएगा 3000 किलोवाट। 3000 किलोवाट यहाँ रख देंगे 3000 अपान के 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 34.24 kV इज इक्वल टू 34.24। तो ये होगा स्टैंडर्ड वोल्टेज 33 kV। ऑप्शन भी सही है। इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे भी न्यूमेरिकल आए। ये 3 क्वेश्चन अगर ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इजीली से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इज यूज्ड इन इंडिया। दोस्तों हम जानते हैं पहले 400 kV था, लेकिन अब मॉडर्न में 765 kV हो गए। तो ऑप्शन डी 765 kV सही है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब आगे इसके आगे 26 नंबर क्वेश्चन से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए